कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री का फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से 6 से 8 मार्क्स का आता है। तो ये भी क्या है, एक पार्ट है एक तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके बाद ऑर्गेनिक शुरू हो जाएगा। इनऑर्गेनिक सारा ख़त्म हो गया है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो चुका है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखो क्या क्या चीज़ है, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना। सबसे इम्पॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बार बार एक ही चीज़ आएगा, कोई भी एलिमेंट जब हम लिखते हैं, जैसे इस तरह से कहीं भी लिखने को मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है एक्चुअल में कि बीच में निकल है, मतलब कोई भी मेटल है और वो 4 कोबाल्ट कार्बोनिल ग्रुप से घिरा हुआ है। तो जो बीच वाला होता है वो होता है मेटल, और जो चीज़ इसको घेरे रखती है उसको बोला जाता है लिगेंड्स। ठीक है, तो लिगेंड बीच में मेटल और उसके बाद लिगेंड। अब वो डिपेंड करता है जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनता है कि हमारा जो लिगेंड है या फिर जो कॉम्प्लेक्स है वो किससे बना है, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये या वीक लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड कौन कौन सा है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस कॉम्प्लेक्स में 4 कार्बोनिल ग्रुप है या मॉलिक्यूल जो कि लिंक्ड किए हुए हैं सेंट्रल एटम को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स इस चैप्टर में बार बार आएगा वो है कॉम्प्लेक्स आयन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज रेडिकल होते हैं, जिसमें बीच में कौन होगा, सेंट्रल मेटल एटम, और वो किससे सराउंडेड होंगे, लिगेंड से सराउंडेड होंगे। तो चाहे वो 6 हो, 7 हो, 8 हो, बाहर यहाँ पे ये सब क्या है, अमोनिया हो गया या साइनाइड ग्रुप हो गया, ये सब लिगेंड्स कहलाते हैं। ठीक है, जो उनको घेरे रखते हैं। और इनके ऊपर ओवरऑल चार्ज, ये चार्ज कैसे डिसाइड होता है, जैसे ये अमोनियम है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। तो अगर ये 0 चार्ज है तो 4 × 0 कितना हो जाएगा, 0। तो कॉपर के ऊपर कितना होता है, +2 होता है। तो अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कोऑर्डिनेट स्फीयर कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेट स्फीयर में अंदर जितना रहता है वो ओवरऑल जो है ऊपर लगा देते हैं। तो इसलिए अंदर कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव बचा, इसलिए ओवरऑल 2 पॉजिटिव दे दिया। अब इसके ऊपर 4 नेगेटिव क्यों लिखा हुआ है ये भी पता होना चाहिए। साइनाइड ग्रुप जो होता है इसका वैलेंसी होता है -1, और आयरन का जो होता है वो होता है +2। तो अगर मान लो Cn का -1 है तो 6 × -1 कितना हो जाएगा, -6, और ये क्या है, +2 है, तो -6 और +2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो चार्ज हो जाएगा वो -4। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स 3 टाइप के होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, दूसरे वाले को बोलते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और तीसरा वाला होता है न्यूट्रल। ठीक है, डिपेंड अपॉन कि ओवरऑल चार्ज कितना है उस कोऑर्डिनेट स्फीयर पे या उस कॉम्प्लेक्स पे। तो कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर ओवरऑल ऊपर कितना चार्ज है या फिर उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, उस पर डिपेंड करता है कि वो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल है। फॉर एग्जांपल अगर CONH3 देखोगे, इसके ऊपर ओवरऑल जो है 3 पॉजिटिव है। इससे पता लगता है कि कोबाल्ट के ऊपर +3 होता है, अमोनिया का कुछ नहीं होता, 0, तो 6 0 0, इसके ऊपर +3 है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 3 पॉजिटिव। उसके बाद निकल के ऊपर +2 होता है, अमोनिया के ऊपर 0, तो 6 0 0, तो Na के ऊपर +2 आ रहा है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 2 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स आयन जो है अगर ओवरऑल चार्ज नेगेटिव रहता है तो उसको बोला जाता है नेगेटिव या एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या है, Ag के ऊपर कितना होता है, +1, और Cn के ऊपर कितना होता है, -1। तो 2 × -1 कितना हो जाएगा, -2, और -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। इसलिए ओवरऑल चार्ज कितना हो गया इस कॉम्प्लेक्स पे, -1। सेम ऐसे ही Cn के ऊपर -1 होता है तो 6 × -1 -6 हो गया। आयरन का +3 है तो +3 और -6, ओवरऑल टोटल करोगे तो -3 हो जाएगा, इसलिए ओवरऑल 3 नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज आ गया। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि अंदर वाला जितना भी चार्ज है दोनों ऐड होके 0 हो जाता है। तो ऊपर में अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो उस कॉम्प्लेक्स को बोला जाएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन, तो कैटायन जिसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एनायन या कैटायन कुछ भी अटैच हो सकते हैं। तो लिगेंड्स किसको कहते हैं, लिगेंड्स में ये सारे लिगेंड्स है। अगर देखोगे तो जो पावर था तो H2O, NH3, CO, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये सारे लिगेंड है जो किसको घेरे रहेंगे,
बीच वाले मेटल एटम को घेरे रहेंगे। तो बीच वाला मेटल एटम होता है। अब हम बात करते हैं लिगेंड्स। टाइप ऑफ लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं ये भी याद करना पड़ेगा तुम्हें। एक है यूनिडेंटेड, यूनिडेंटेड या उसको मोनोडेंटेड लिगेंड्स भी कहा जाता है। अगर सिर्फ एक डोनर एटम होगा बीच सेंट्रल एटम्स के साथ अटैच तो उसको बोलते हैं यूनिडेंटेड, ठीक है। बायडेंटेड क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है दो लिगेंड अटैच होगा। तो अगर दो डोनर एटम है या दो लिगेंड है तो उसको बोलते हैं बायडेंटेड लिगेंड। इसमें देखो कौन कौन सा एग्जांपल है। एक है ऑक्सलेट आयन है, दूसरा ग्लाइसिनेट आयन है, तीसरा इथाइलिन डायमीन है यानी CH2NH2 CH2NH2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। उसके बाद है कार्बोनेट आयन मतलब CO3 2 नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव क्या हुआ, एक O के ऊपर नेगेटिव, O के ऊपर नेगेटिव, और एक O के साथ डबल बॉन्ड जहाँ है तो वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो टोटल करोगे तो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो कार्बोनेट आयन के ऊपर ओवरऑल कितना चार्ज होता है हमें वैसे भी पता है, CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद सल्फेट आयन है SO4, SO4 के ऊपर कितना होता है वैलेंसी, -2 होता है। तो कैसे होता है, क्योंकि 2 O जो होते हैं वो डबल बॉन्ड बनाते हैं और बाकी 2 O जो हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और दोनों के ऊपर -1 होता है। तो ओवरऑल जब काउंट करोगे तो -2 ही आएगा। अब बात करते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, EDTA। तो अगर मान लो 2 से ज़्यादा डोनर एटम है लिगेंड में तो उसको बोला जाता है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। उसके बाद अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ध्यान से देखो, ये EDTA का फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट लिगेंड। तो इसमें बीच में कौन कौन है, एक तो CH2N CH2N मतलब 2 CH2N है, और हर N के ऊपर दो ग्रुप जो हैं CH2CO नेगेटिव के लगे हुए हैं दोनों साइड में। अब बात करते हैं डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स के बारे में। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट ग्रुप जो प्रेजेंट होता है लिगेंड में वो डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड कहलाता है। जैसे इथाइलिन डायमीन ले लो, तो इथाइलिन डायमीन में CH2NH2 है, CH2NH2 है, तो इसमें इथाइलिन डायमीन में 2 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप है प्रेजेंट। कौन कौन से ग्रुप, 2 कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, CH2NH2 और CH2NH2, ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद है चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग मतलब क्या होता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड जो कि अटैच होता है सेम बीच वाले सेंट्रल मेटल आयन से। 2 या 2 से ज़्यादा डोनर्स होते हैं और वो इस तरह से अटैच होता है सो दैट 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बनते हैं, उसको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। और रिंग जो है चिलेटिंग रिंग, अगर रिंग बना रहे हैं तो चिलेटिंग रिंग, और नॉर्मल में क्या होता है अगर सिर्फ लिगेंड है तो उसको बोलेंगे चिलेटिंग लिगेंड, ठीक है। डिपेंड करता है, जैसे अगर पहला स्ट्रक्चर देखो उसमें रिंग नहीं बन रहा है तो इस वाले में रिंग नहीं बन रहा है तो इसको बोलेंगे चिलेटिंग लिगेंड है। लेकिन इसमें देखोगे CU जो है 4 CH2NH2 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 से घिरा हुआ है और ये एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे भाई ये क्या है, एक रिंग, चिलेटिंग रिंग है ये, ठीक है। तो CuEN2 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार आएगा आगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो चिलेटिंग लिगेंड जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है एज कंपेयर टू यूनिडेंटेड लिगेंड। दूसरा ग्रेड, अगर मान लो लिगेंड की डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। यूजेज ऑफ लिगेंड, लिगेंड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, चिलेट्स को यूज़ किया जाता है हार्ड वाटर के सॉफ्टनिंग में, चिलेट को यूज़ किया जाता है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स इसको अलग या सेपरेशन करने में, चिलेट्स को यूज़ किया जाता है मेटल आयंस को क्वालिटेटिव एनालिसिस करने में, जो कि सिलेबस से हटा दिया गया है, तुम्हारे 11th में हटा दिया गया था। उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है निकल आयंस या कॉपर आयंस के एस्टिमेशंस के लिए और मैग्नीशियम आयंस के एस्टिमेशंस के लिए। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, नाम से पता लग रहा है एक ऐसा लिगेंड जो कि दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के चार्जेस रहते हैं। तो यूनिडेंटेड लिगेंड जिसमें मोर देन 1 कोऑर्डिनेटिंग एटम अटैच होगा वो एम्बीडेंट लिगेंड कहलाता है। फॉर एग्जांपल NO2 नेगेटिव या CN नेगेटिव या थायोसाइनाइड आयंस या फिर ये सारे एम्बीडेंट लिगेंड है, मतलब दोनों तरफ से बिहेव करते हैं। ये कार्बन की तरफ से भी कर सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से भी। NO2 नेगेटिव ये क्यों है, क्योंकि NO2 को अगर हम खोलें तो NO2 भी लिख सकते हैं या और क्या लिख सकते हैं ONO। तो ये क्या है, ऑक्सीजन की तरफ से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक कर सकता है।
अगर दोनों तरफ से अटैक कर सकता है कोई लिगेंड तो उसको बोला जाता है एम्बीडेंट लिगेंड। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल होता है कोऑर्डिनेशन नंबर को पता लगाना। तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम नीचे वाला मॉलिक्यूल देखोगे, Ag कितने CN से घिरा हुआ है? 2 CN से। तो 2 CN से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 2 हो गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में देखो CuNH3 4 है। तो अगर मैं इसमें पूछूं कि कॉपर कितने अमोनिया ग्रुप से घिरा हुआ है, तो 4 अमोनिया वाला ग्रुप है। तो अगर 4 अमोनिया वाला ग्रुप है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। और उसी तरह नेक्स्ट में क्रोमियम जो है वो 6 एक्वा ग्रुप से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। और अगर आयरन जो है ऑक्सलेट 3 ऑक्सलेट आयन से घिरा हुआ है, तो 3 ऑक्सलेट आयन है। तो इसमें सबसे ज़्यादा गलती करके आता है कोई भी बच्चा, क्योंकि वो देखता है C2O4O3 दिख रहा है तो 3 लिख के आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और गलत हो जाएगा। क्योंकि C2O4 3 जो है इसको जब खोलोगे तो ये C2O4 है क्या? ऑक्सलेट आयन से। ऑक्सलेट आयन मतलब COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। तो 2 माइनस माइनस तो पहले से ही है उसमें, और जब उसको 3 टाइम्स करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? COO 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो बाकी सब तो सारे कर लेते हैं। फंसते कहाँ है? लास्ट वाले में FeC2O4 में। C2O4 क्या है उसका नाम वही नोट्स में लिख लेना, ऑक्सलेट आयंस कहा जाता है उसे। ठीक है। ऊपर उसका फोटो बना हुआ है प्रीवियस पेज पे। कोऑर्डिनेट स्फीयर ऐसे बहुत बड़ा थ्योरी है, तो थ्योरी की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले सबसे पहले ध्यान दो है क्या। जैसे ये मॉलिक्यूल दिख रहा है FeC2O4 कोई सा भी ले लो, इसमें जो ये ब्रैकेट दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। और इसमें क्या होता है? पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स बिहेव करता है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बिहेव करता है एज ए सिंगल यूनिट, और इसको हम आयोनाइज नहीं कर सकते, मतलब पानी में डाल के ये डिफरेंट आयंस में नहीं सॉल्युबल होगा। तो ये आयंस प्रेजेंट होता है, जो स्फीयर के बाहर जो आयंस होगा वही सिर्फ आयोनाइज होगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो नहीं होगा आयोनाइज। ये चीज़ याद रखना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ये निकालने के लिए भी आ जाता है। देखो कैसे निकालते हैं, 2 का निकाल के चेक करो। जैसे अमोनिया है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तुम्हें, तो निकल का निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा किसका निकाला जाता है? सेंट्रल एटम का। तो सेंट्रल एटम का कैसे निकालेंगे? तो इसमें निकल का मुझे नहीं पता कितना होता है, तो X ले लिया। अमोनिया का पता होना चाहिए, कोई भी नहीं है तो 0 है। उसके बाद ये क्लोरीन है, Cl2 है, तो क्लोरीन का भी वैलेंसी पता होना चाहिए, -1 है। तो ये X हो जाएगा, ये 2 × -1 -2, तो X - 2 = 0। देखो X का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा तो +2। तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। तो ये क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्या आता है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है। दूसरा क्या आता है? रूल्स है, कुछ आगे आएंगे तो वो रूल्स बताऊंगा क्या क्या होता है कल, तो वो इम्पॉर्टेंट है। आज सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रैक्टिस करोगे घर जाके? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की, जो कि इस चैप्टर में से आता है। और एक और टॉपिक इसमें से ख़त्म कर दूंगा मैं अभी, और वो है नोमेनक्लेचर, नामकरण करना। ये ऑक्सीडेशन नंबर बाहर जो रोमन नंबर में 1 2 3 4 कैसे आता है, तो वो तभी आएगा अगर हमें वैलेंसी पता है बहुत सारी चीज़ों का। तो कहीं पे इकट्ठा कर लेना धीरे धीरे लिस्ट कि अमोनिया का क्या होता है? 0, NH3 का 0, CN का -1 होता है, वो याद रहना चाहिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं एडिशनल कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड जो होता है वो कंपाउंड जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स अटैच होता है एक फिक्स रेशियो में, उसे बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। और ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डबल सॉल्ट और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो डबल सॉल्ट से क्या पता लगता है कि मान लो वो एडिशन कंपाउंड जिसको ऑब्टेन्ड होगा 2 या 2 से ज़्यादा स्टेबल सॉल्ट, और वो इक्विमोलर रेशियो में होगा। इक्विमोलर मतलब क्या होता है? बराबर मोलर में, 1 मोलर 1 मोलर दोनों का। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखो, ये एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे तुम्हें। पोटाश एलम, तो पोटाश एलम में K2SO4 है और Al2SO4 3 है,
.24H2O है। तो ये इस पूरे का नाम है पोटाश एलम। इसमें कौन कौन से दो सॉल्ट प्रेजेंट है, एक है K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, और दूसरा कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट है, एल्युमिनियम सल्फेट। तो दो सॉल्ट को मिला के एक चीज़ बन गया है। दूसरा है मोर सॉल्ट, ये तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आता है। तो मोर सॉल्ट्स में भी दो कॉम्प्लेक्स है, दो सॉल्ट है। कौन कौन सा है, एक है आयरन सल्फेट और एक है अमोनियम सल्फेट। और उसी तरह से कार्नालाइट, कार्नालाइट में कौन कौन सा है, एक है पोटेशियम क्लोराइड, एक है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इन दोनों को मिला के एक सॉल्ट बना है, लास्ट में 6H2O। ये रटना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो इसमें से MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है ये 1 मार्क्स में, कि बताओ इस चीज़ में कौन कौन से दो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो लिख के एक बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद एग्जिस्ट करता है ये जो है तुम्हारा डबल सॉल्ट सॉलिड स्टेट में, और एक्वियस सॉल्यूशंस में ये डिसोसिएट हो जाता है, यानी आयंस में कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंट टोटली। फॉर एग्जांपल अगर FeSO4 और अमोनियम सल्फेट वाटर, इसको पानी में डालोगे तो आयरन अलग हो जाएगा, अमोनियम अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, तो सब टूट जाएगा, मतलब सब के आयंस मिल जाएंगे उस सॉल्यूशन में। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, जो कि ये चैप्टर भी है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये एडिशन कंपाउंड जिसमें दो या दो से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स अटैच होता है बराबर रेशियो में। इक्विमोलर रेशियो का मतलब क्या है, 1 मोलर 1 मोलर, दोनों चीज़ों का कम्बिनेशन होगा। तो कॉपर सल्फेट को जब अमोनिया के साथ ऐड करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, CuNH3,4SO4। ये क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कैसे पता लगा, क्योंकि अंदर वाला चीज़ जो दिख रहा है वो किसके अंदर दिख रहा है, कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर दिख रहा है, और बाहर जो है SO4 2 नेगेटिव वो आयंस है। अच्छा, अगर इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा, तो CuNH3,4 इसके ऊपर ओवरऑल जो है 2 पॉजिटिव वैलेंसी आ जाएगा, और SO4 के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव वैलेंसी आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकली तो वो न्यूट्रल होने चाहिए तभी वो कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड स्टेबल होता है दोनों ही सॉलिड स्टेट और एक्वियस सॉल्यूशन फॉर्म में। इस कंपाउंड में दोनों ही आयनिक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंस दिया हुआ है, डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। आए चाहे नहीं है, थ्योरी में हेल्प करेगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि मतलब MCQ मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कि ग्रीन कलर जो लीव्स का है वो क्लोरोफिल के प्रेजेंस से होता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कौन सा मेटल या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेसिस में भी अगर पूछते हैं घुमा के कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो वो यही वाला सॉल्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन है, क्वाइट ऑफन हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं, तो वन ऑफ द कंपोनेंट जो है वो है विटामिन B12। ये मेटल एंटर करता है हमारी बॉडी में थ्रू B12। कौन सा है वो मेटल, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट याद रखना है। जब हमारा हीमोग्लोबिन लो होता है तो डेफिशिएंसी किस मेटल के डेफिशिएंसी से ये होता है, तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से होता है। क्योंकि आयरन क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है उसके साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है और वो उसी रूप में हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये पहला कंसेप्ट था कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, NCERT का पहला ही क्वेश्चन है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, और उसमें से पता होना चाहिए बीच वाला क्या है, मेटल एटम है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, कोऑर्डिनेट स्फीयर है, और जो इतना 3 इतना 4 इतना 6 है वो सब क्या चीज़ है, वो सब लिगेंड्स है। और रूल्स, IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल्स याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये भी तुम्हें याद करना पड़ेगा कि केटायन का नेम हमेशा पहले दिया जाता है जब भी नामकरण किया जाता है। तो केटायन का नाम हमेशा सबसे पहले दोगे और उसके बाद एनायन का दोगे, कभी भी अगर कोई भी आयनिक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है तो ये नेम जो है वो हमेशा ही स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, और नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी उसको एक वर्ड में लिखा जाता है, उसका नामकरण एक वर्ड में किया जाता है। और दूसरा रूल क्या है, अगर मान लो किसी कॉम्प्लेक्स आयन का नाम दे रहे हो तो लिगेंड्स का नाम जो है वो सबसे पहले देंगे और उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम देंगे, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल का लास्ट में और सबसे पहले लिगेंड्स का पहले। और अगर लिगेंड्स का नाम पहले देना है तो उसका अगर कहीं पे भी सिंबल मिला तो उसका नाम भी पता होना चाहिए कि क्या क्या दें, तो उसके लिए एक लिस्ट दी हुई है। तो नेम ऑफ नेगेटिव लिगेंड्स जो है वो हमेशा ही एंड होता है किससे, ओ से। जैसे अगर नाइट्राइट है तो उसका नाम क्या बोलूँगा मैं, नाइट्राइटो, ठीक है। आयोडीन है तो क्या बोलूँगा, आयोडो। फ्लोरीन है तो फ्लोरिडो,
तो जनरली अगर नेगेटिव लिगेंड है उसका नेम एंड हो रहा है IDE से या ITE से या ATE से, तो फाइनल E जो है वो रिप्लेस हो जाता है O से। जैसे आयोडाइड है तो आयोडाइड में E हट जाएगा और O लग जाएगा तो आयोडो हो जाएगा, ठीक है, आइटो या एटो। और वो किसमें क्या क्या होता है उसकी लिस्ट तुम्हें दे रखी है, इसको याद रखना है तुम्हें। जैसे F है तो फ्लोरो हो जाएगा, Cl नेगेटिव है तो क्लोरो, Br नेगेटिव है तो ब्रोमो, NO2 नेगेटिव है तो नाइट्रो, ONO है तो नाइट्राइटो, SO4 2 नेगेटिव है तो सल्फेटो, NO3 नेगेटिव है तो नाइट्रेटो, और ये ऑक्सिलेट आयन है तो ऑक्सिलेटो, N3 नेगेटिव है तो एजाइडो, NCS नेगेटिव है तो आइसो थायोसाइनेटो, H नेगेटिव है तो हाइड्राइडो, NH2 नेगेटिव है तो एमाइडो, NH2 नेगेटिव है तो अमाइडो, ClO3 नेगेटिव है तो क्लोराटो, H2O3 2 नेगेटिव है तो थायोसल्फेटो। तो पॉजिटिव लिगेंड एंड होगा, अगर पॉजिटिव लिगेंड कहीं दिख रहा होगा जैसे NO पॉजिटिव, तो उसको फिर O से नहीं ख़त्म करोगे, उसको किससे ख़त्म करना है, IUM। और NO पॉजिटिव है तो नाइट्रोसोनियम, NH4 पॉजिटिव है तो अमोनियम, NO2 पॉजिटिव है तो नाइट्रोनियम, NH2 NH3 पॉजिटिव है तो हाइड्रोजिनियम, ठीक है। तो IUM लास्ट में लग जाता है। सेम वैसे ही इसको याद करने का तरीका क्या है, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, फिर ये याद हो जाएगा। उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड कौन सा होता है, न्यूट्रल में कोई टेंशन नहीं है। अगर NH3 है तो एमीन, CO है तो कार्बोनिल, H2O है तो एक्वा, PH3 है तो फोस्फिन, NO है तो नाइट्रोसिल, C5H5N है तो पायरिडिन, EN है तो इथाइलिन डायमीन, PPH3 है तो ट्राइफिनाइल फोस्फोफिन। अच्छा, तो न्यूट्रल लिगेंड में क्या होता है, उसमें IUM या लास्ट में O ये सब चीज़ नहीं लगता। अगर न्यूट्रल रहता है तो उसका नाम वैसे ही याद रखना पड़ता है। NO होगा तो नाइट्रोसिल, PH3 होगा तो फोस्फिन, ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद आगे वाला सारा चीज़ हम तभी कर पाएंगे जब ये नाम याद होगा, तब उसका नेमिंग सिखा पाऊँगा। तो इसलिए आज का काम क्या है, ये बस कल छोटा सा मतलब ओरली पूछूंगा, सिर्फ 2 मिनट सिर्फ क्या पूछूंगा कि F होगा तो क्या होगा, तो तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा, फ्लोरो। अगर मैं बोलता हूँ H नेगेटिव क्या होगा तो क्या बोलोगे, हाइड्राइडो। मतलब रट्टा मारना ही पड़ेगा ऑन द डेली बेसिस, ठीक है, तब ये याद हो पाएगा। और H2O3 2 नेगेटिव होगा तो थायोसल्फेटो, है ना। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत या प्रॉब्लम करेगा, थोड़ा याद करने में टाइम लगेगा। H2O3 नेगेटिव मतलब थायोसल्फेटो, इसको याद कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। उसके बाद फोर्थ रूल क्या होता है, फोर्थ रूल देखो क्या होता है, टोटल 10 रूल्स होता है इसका नामकरण करने के लिए। लिगेंड्स का नेम अल्फाबेटिकली भी दिया जाता है। मतलब अगर मान लो एक ही कॉम्प्लेक्स में 2-3 अगर लिगेंड दिख रहे होंगे तो सबसे पहले किसका नाम लोगे, जिसमें अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसका नाम पहले देना है, ठीक है। और अगर फिफ्थ रूल क्या कहता है, अगर कॉम्प्लेक्स आयन में एनायन है तो नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन जो है उसका नाम किससे ख़त्म होगा, ATE से ख़त्म होगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सेंट्रल मेटल आयन का, उसको मेंशन किया जाता है, यानी बीच में जो मेटल है उसके ऊपर जैसे जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे थे 3, 4 या 2, वही लास्ट में जो है ब्रैकेट में रोमन नंबर्स में लिख दिया जाता है, ठीक है। तो रोमन नंबर से घबराना नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स विदाउट एनी गैप लिखा जाता है, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। 7th रूल क्या कहता है कि नंबर ऑफ लिगेंड सेम टाइप का इंडिकेट करता है कि भाई अगर 2 लगे रहेंगे तो क्या यूज़ हो जाएगा उसमें, बाय या डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा, 6 होगा तो हेक्सा। तो 6 तक ही याद रखना है। अगर प्रीफिक्स में डाई, ट्राई एटसेट्रा ऑलरेडी प्रेजेंट है नेम ऑफ लिगेंड में, तो नंबर ऑफ उन लिगेंड्स इंडिकेट करता है बिस, यानी जहाँ 2 होगा, 2 ग्रुप लगा हुआ है जहाँ पे, तो वहाँ बिस। अगर 3 लगा है तो ट्रिस, अगर 4 लगा है तो टेट्राकिस, इस तरह से यूज़ होता है। और अगर मान लो एक गैप होना चाहिए बिटवीन द नेम ऑफ कैटायनिक वाला पार्ट और एनायनिक वाला पार्ट जब नाम दे रहे हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और 10th रूल कहता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स जो होता है इसमें लैटिन नेम्स जो है वो सर्टेन मेटल का यूज़ किया जाता है। तो कौन कौन सा यूज़ किया जाता है, इनमें से कुछ तो बचपन में ही पढ़े हुए हैं। जैसे आयरन के लिए हम आई यूज़ नहीं करते, Fe यूज़ करते हैं।
वो फेरेट वर्ड से बना है। कॉपर के लिए Cu यूज़ करते हैं, CO यूज़ नहीं करते, वो क्यूपरेट वर्ड से बना हुआ है। उसी तरह Ag सिल्वर के लिए यूज़ करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, आर्जेंटेट। ये सब नाम अब याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है 12th में। उसके बाद Au से ऐसे तो हम बोलते हैं गोल्ड है, लेकिन कौन सा वर्ड याद रखना है, ऑरेट। ये नाम याद करना क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जब उसका नाम देंगे या नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसके लिए ये चीज़ याद रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें हम गोल्ड नहीं लिख सकते। अब एसएन को हमें पता है टिन का सिंबल है, लेकिन उसको जब नोमेनक्लेचर किया जाएगा तो स्टेनेट होता है। उसी तरह पीबी वैसे तो हमें पता है लेड होता है, लेकिन वो प्लम्बेट होता है। उसी तरह प्लैटिनेट या और प्लैटिनम इसके लिए भी यूज़ किया जाता है, पीटी के लिए और पीएल के लिए। अब ध्यान से देखो इसमें नेम, तो इसको भी ज़रूर करोगे आज। तो AgNH3 है, तो अब ध्यान से देखो अमीन ग्रुप, बीच में लिगेंड है, तो मतलब ऐसे तो रूल याद करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब उसका नाम लिखते जाओगे तो आज घर जाके कम से कम 20 to 30 एलिमेंट्स का नाम ज़रूर लिख लेना, फिर थोड़ा थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाएगा। जैसे इसमें देखो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में अमोनिया कितना है, 2 है, तो क्या बोल देंगे, डाई अमीन। फिर बीच में क्या था, सिल्वर है, तो सिल्वर और आयन फिर लास्ट में लगा देंगे। और उसके बाद बीच में देखो ओवरऑल चार्ज Ag पे कितना आएगा, अमोनियम पे 0 है, Ag पे +1 होता है, तो इसलिए लास्ट में रोमन नंबर में 1 लिख दिया गया है। तो ये 1 है क्या, ये कि बीच वाले मेटल के ऊपर वैलेंसी या चार्ज कितना होता है, वही हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं उसी को, और वो हम रोमन नंबर से लिख देते हैं ब्रैकेट में। उसके बाद नेक्स्ट वाला है, उसमें ध्यान से देखो, इसमें बीच में कितना एमीन है, 5 है, इसलिए क्या बोल दिया, पेंटा एमीन। और उसके बाद एक और लिगेंड है, तो उस लिगेंड के लिए क्या यूज़ कर लेंगे, क्लोरो। ओ लग जाता है, पहले हमने पढ़ा है, तो इसलिए क्लोरीन नहीं बोलेंगे, उसको क्लोरो बोल देंगे। और स्टार्टिंग में कौन सा है, कोबाल्ट है, इसलिए कोबाल्ट और आयन। और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालोगे, कॉपर अगर इसका निकालना चाहोगे तो इसमें क्या है, 0 है, इसको तो कहानी ख़त्म हो गई। कोबाल्ट के ऊपर हमें कोबाल्ट के ऊपर निकालना है, क्योंकि मेटल सेंट्रल मेटल एटम है, X ले लिया। क्लोरीन के ऊपर कितना होता है, -1, और ऊपर और जितनी वैलेंसी दी हुई है इससे इक्वेट कर दिया जाता है। तो अगर मैं X -1 = 2 ऐसे लिखूँ तो मन में कैलकुलेट कर सकते हो कि -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, इसलिए ब्रैकेट में रोमन नंबर में 3 लिख दिया गया है। उसी तरह नीचे भी नाम दिया हुआ है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लोगे, ये पेपर में आ जाता है, चाहे यूनिट टेस्ट हो चाहे फाइनल एग्जाम्स हो, ठीक है। तो बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, तो इन सभी को लिख के, और जो समझ में नहीं आए तो ज़रूर पूछ लेना है सर। बस इतना ही करोगे आज।